हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजीन्स जिसके अंदर जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स चल रहे हैं उसमें हमारा थर्ड सेशन। अभी तक हमने कुल 20 क्वेश्चंस किए। उसमें से कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी थे जो हमने रिपीट भी किए बिकॉज ऑफ वो कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंस, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको जितने अच्छे तरीके से आप लर्न कर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसकी बदौलत जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो सबसे पहले आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा मेरा वो लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा, जिसकी बदौलत आपको ये भी पता चलेगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस को किस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं। बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो हमको पता है कि 3 से 4 लाइन कंप्लीट हो जाएंगे, बट दैट शुड बी a main problem creating into the right answer of the questions. That's main of that 4 marks questions and 5 marks questions. So we have to prepare of that to write this kind of answers of the questions that 4 marks and 5 marks. So first of all we have to determine that which kind of the abilities and which kind of the strategies that we have to make and build up for that this kind of thing. So first thing is that कि यहाँ पे हमको सबसे पहले ये समझना है, that is the most important thing, that to write a whole answer in a specific manner, that which kind of manner that you want to write वो whole answer. That first thing is that to make a paragraph, make a point, your answer and your point must be in 2 to 3 lines, but not more than that 3 lines or 4 lines, because it is not usually is not a read by any kind of this, that most probably to that you wrote, if you are confident, that means you wrote your content in a précis or a paragraph or a point wise. But whenever you wrote or whenever you write any kind of answers in a specific manners as like a fully page, that means अगर आपने पूरा आपका जो आंसर है वो पूरा का पूरा एक पेज में लिख दिया है एज ए बहुत बड़ा एक पैराग्राफ के फॉर्म में, सो दैट मीन्स वो एक प्रूव करता है कि वो आपने कॉन्फिडेंट नहीं लिखा है। दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट टू योर आंसर, दैट्स व्हाई यू राइट अ साइमल्टेनियस आंसर, दैट टू मच बहुत खिंच भरना एज लाइक दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग, दैट to manipulate this kind of thing and to understand. So यहाँ पे सबसे पहले हम आज का जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको पहले स्टडी करते हैं. उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस को किस तरीके से जस्टिफाई करना है, हाउ टू जस्टिफाई लॉन्ग क्वेश्चंस, एंड दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल थिंग टू राइट अ डिफरेंट टेक्निक्स फॉर टू राइट अ लॉन्ग आंसर, बिकॉज इन एन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर किस तरीके से अटैम्प्ट करते हो. ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक ही चीज़ करते हैं कि जो आप स्कूल टाइम में जिस तरीके से आपने पढ़ा हुआ है उस तरीके से डिट्टो लिख देते हैं. बट इन द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल दिस इज़ नॉट अ रेगुलरिटी फॉर्म, दिस इज़ अ एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म. So you have to write your experience and experimental formations in your manners and in your way. This is not most probable to write an answer as like you read in the book, because the book author wrote whole content as per their experience, his or him or her experience, but his experience is not as totally compared to our experience. That's why we cannot say that this answer is thoroughly satisfying answer.
दैट्स वाई वो जो आंसर है वो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो पूरा का पूरा सेटिस्फाइड रहेगा जो किताब में लिखा हुआ है। आप स्कूल टाइम में जो पढ़ रहे थे स्कूल टाइम में क्या था, आप नवनीत है, गाइड है, एनी काइंड ऑफ जो भी सोर्स है उसमें से जो आप पढ़ते थे और उसका जो आप आंसर लिख देते थे, दैट मीन्स यू आर एश्योर टू दैट यू गॉट अ फुल मार्क्स। आप श्योर हो जाते थे कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड यहाँ ऐसा नहीं होता, बिकॉज यहाँ एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स ये दो चीज़ों के साथ चलता है सब कुछ। कि यहाँ पे लिखा हुआ है जिस तरीके से किताब में कि HCl प्लस NaOH क्या होता है, सो NaCl प्लस H2O। बट ये चीज़ जब आपको पता होगा, आर्हेनियस ने जब ये किया, आर्हेनियस ने जब किताब में लिख दिया कि ये ऐसे होता है, बट आपको पता होगा एक दूसरा साइंटिस्ट है ब्रॉन्स्टन लॉरी। ये ब्रॉन्स्टन लॉरी नाम का जो साइंटिस्ट है उसने ये बताया कि दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू जस्टिफाइंग अ प्रोसेस ऑफ एसिड एंड बेस, बिकॉज इन रियलिटी इन एक्चुअल वे दिस प्रोसेस इज नॉट well happen as explained by Arrhenius। आर्हेनियस ने जैसे समझाया ये ऐसे प्रोसेस हो ही नहीं सकती। यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये बचती है कि किताब में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से तो हमको लिखना है, ठीक है, बट यू हैव टू राइट योर ओन ओपिनियन कंटेंट। यानी कि हमको किताब की लैंग्वेज तो लिखनी है, वो तो सही है, बट you have to write and you have to write and you have to convert this whole content in your language। जब आप सभी कंटेंट को अपनी खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रह जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू कन्वर्ट all content in our language, that means in our way, अपनी, जैसे वो बोलते हैं ना, अपनी मौलिक भाषा में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक चीज़ है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ मैं इस तरीके से अभी आपको ये समझा रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये जो है जब आप एग्ज़ाम में आंसर्स लिखते हो तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ट्राइंग to let down that because they don't know the answer of the questions and that's why we are feeling like that or frustrated and that कि वो थक जाते हैं या तो ऐसा सोचते हैं कि इसका आंसर मुझे नहीं पता, that's why I cannot go forward in this kind of the paper that but take a relax and that think about that कि which kind of the topic I asking by that कि ये पेपर में कौन सा टॉपिक पूछा गया और उसके रिलेटेड जब आप उसको सोचने की शुरुआत करते हो, खुद को रियलिटी में उसमें डाल देते हो, there should be a 99% of probability to get answer of the questions as much nearer to given in the book। आप पढ़े बगैर भी उस टॉपिक का आंसर रिसीव कर सकते हो just your imagination, basis of imagination means। यहाँ पे अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यानी कि मैं ऐसा कहना चाहता हूँ इन शॉर्ट, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि आपको टेक्स्ट बुक की जो लैंग्वेज है उसको तो रीड करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको आंसर में अपने खुद के भी कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं जिसकी बदौलत आप आपके कंटेंट को और अच्छा बेस्ट बना सकते हो। ये ओवरऑल मेरा ये कहना है कि आप खुद के भी कुछ स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो, लेकिन वो कुछ टॉपिक से रिलेट होने चाहिए जिससे आपका जो कंटेंट है वो दूसरों से कुछ अलग होगा और कुछ इनोवेटिव होगा और कुछ अलग दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, पिस्टन कंप्रेशन रिंगનું कार्य શું છે। पिस्टन कंप्रेशन रिंग का काम आपको पता है,
ठीक है, ये क्वेश्चंस को मैंने दोबारा अभी पहले रिपीट किया हुआ है। आगे कंप्रेशन रिंग जो है होती है वो क्या करती है, कंप्रेशन क्रिएट करती है सिलेंडर में। दूसरा, कंप्रेशन लीक होने से बचाती है। ठीक है, ये उसका मेन काम होता है। एयर कूलिंग सिस्टम ना फ़ायदा, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, पहले कि छोटे से छोटी साइज़ में भी ये आ जाता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट्स नहीं है, दैट्स वाई ये सस्ता भी पड़ता है, ये भी हमारे लिए। चौथी चीज़, यहाँ पे कोई कूलिंग लिक्विड कोई ट्रांसमिट नहीं होता, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई रस्टिंग, एरोजन, करोजन ये होने के कोई चांसेस नहीं होते। अब है वाल ओवरलैपिंग एंड पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। अब वाल ओवरलैपिंग किसको कहते हैं और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वाल ओवरलैप, बिकॉज जिस तरीके से लास्ट टाइम मैंने आपको ये क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है और इसका आंसर भी बताया हुआ है कि अ मोमेंट इनटू द सिलेंडर व्हेन द बोथ वाल रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग द एट द एंड ऑफ द एग्जॉस्ट स्ट्रोक एंड द बिगिनिंग ऑफ द इनटेक स्ट्रोक। जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक का एंड होता है और इनटेक स्ट्रोक का बिगिनिंग होता है, उसके दौरान यहाँ पे दोनों वाल्व्स क्या रहते हैं, खुले रहते हैं। तो ये जो दोनों वाल्व्स खुले रहते हैं, ये जो दोनों वाल्व्स खुले रहते हैं, दैट फिनोमिनन विच इज नोन एज वाल ओवरलैपिंग, इसको हम क्या कहते हैं, वाल ओवरलैपिंग कहते हैं। दूसरा है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, अ ट्रैवलिंग ऑफ द पिस्टन इनटू द सिलेंडर फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। कि पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर कहाँ से ट्रैवल हो रहा है, सो टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी, दैट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पिस्टन विच इज नोन एज द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और अ स्ट्रोक लेंथ। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, आपको हर एक किताब में अलग अलग लिखा हुआ मिलता है, बट देयर इज एवरेज वैल्यू ऑफ द compression ratio of a petrol engine is the approximate to 6 to 12 and in a diesel engine to 15 to 22. I repeated it, in a petrol engine 6 to 12. In a diesel engine 15 to 22. What is the function of pressure cap? Pressure cap which is located, सबसे पहले तो ये प्रेशर कैप होती है कहाँ, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स दैट डोंट नो द वेयर इज द मेन लोकेशंस ऑफ द प्रेशर कैप. Okay, where the pressure cap is located, but pressure cap is located at the top of the radiator cap, which is used to control the pressure into the radiator and the hose pipe. ये जो रेडिएटर एंड होस पाइप जो है उसके अंदर का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, प्रेशर कैप का है. एंड नेवर ओपन अ प्रेशर कैप व्हाइल यू आर रन द व्हीकल्स एंड आफ्टर ऑल द गेटिंग लैप्स. यानी कि जब आप गाड़ी को लंबी चला के आते हो और उसके दौरान जब आप रेस्ट करते हो, यानी गाड़ी को थोड़ा, और उसके दौरान ये प्रेशर कैप कभी नहीं खोलनी चाहिए. ठीक है, वहाँ पे सिंबल भी लगा हुआ होता है. उसके आगे क्या होता है वो तो बिकॉज अंदर का जो कूलेंट होता है वो इतना प्रेशराइज और हीटेड होता है कि जो उछल के आपके मुंह पे आएगा और पूरा मुंह जला देगा. सीआई इंजिन जुदा जुदा कंबशन चैम्बर नहीं आदि. उससे पहले है MPFI सिस्टम में पूरा नाम मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन. मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन. सीआई इंजिन ना जुदा जुदा कंबशन चैम्बर, L हेड कंबशन, I हेड कंबशन, F हेड कंबशन. ठीक है, ये जो है ये सभी कंबशन चैम्बर जिसके बारे में मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है. अ कंबशन चैम्बर, काइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन चैम्बर्स इन एंजिन. થર્મોસ્ટેટ વાલ્વનું કાર્ય. થર્મોસ્ટેટ વાલ્વ એનું काम. सो थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है, लास्ट टाइम भी मैंने ये टॉपिक समझाया हुआ है आपको कि जो वाटर जैकेट्स है, वाटर जैकेट्स में से जो कूलेंट है वो कहाँ जा रहा है, सो रेडिएटर में जा रहा है. बट जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं और उसका जो बिगिनिंग होता है उस दौरान
इंजन का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता कि कूलेंट को हम वापस रेडिएटर में भेजें और रेडिएटर में जाके वो कूलेंट ठंडा होए और वापस वो वाटर जैकेट्स में आए. दैट मीन्स देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू ट्रैवलिंग अ मोर distance a coolant into a radiator to cool down that. मीन्स हम एक चीज़ कर सकते हैं कि वो वाटर जैकेट्स में से कूलेंट आया वो वापस सीधा का सीधा वाटर पंप में से वापस वाटर जैकेट्स में चला जाए. इसलिए यहाँ पे एक बाईपास पाइप होती है जो डायरेक्ट रेडिएटर में नहीं जाती, वो डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी वापस वो वाटर जैकेट्स में. तो वहाँ पे एक वाल लगा होता है कि जो जस्टिफाई करता है कि हाउ मच टेम्परेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ कूलेंट. सो वो जो वाल होता है उस वाल को हम कहते हैं थर्मोस्टेट. आगे है वाइब्रेशन डैम्पर. आपको पता होगा डैम्पर यानी डैम्प करना यानी कुछ कम करना. जिस तरीके से बम्पर लगा हुआ होता है तो बम्पर क्या करता है कि जो वर्टिकल जर्क्स जो है उसको क्या करता है डैम्प करता है, हॉरिजॉन्टल जर्क को भी डैम्प करता है. उस तरीके से यहाँ पे वाइब्रेशन डैम्पर्स जो है वो क्रैंक्स आपके आगे की तरफ लगा हुआ होता है जो क्रैंक्स आपको बैलेंस करने के लिए और इंजन वाइब्रेशंस जो होते हैं उसको डैम्प करने के लिए वाइब्रेशन डैम्पर लगाया हुआ होता है. ये इंजन वाइब्रेशन को डैम्प करने के लिए, नॉट अ वेहिकुलर वाइब्रेशंस. 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर यहाँ पे दिखाना है आपको. ये तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा अच्छे से कि 4 सिलेंडर इंजन जो होता है उसका फायरिंग ऑर्डर 1 3 4 2 होता है. ठीक है, यानी यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है क्वेश्चंस. उसके कुछ फॉर्मेशंस जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है. जिस तरीके से वाल ओवरलैपिंग, दोनों वाल्स ओपन है. ठीक है, ओवरलैप इज व्हेन द इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्स आर ओपन एट द सेम टाइम एट द एंड ऑफ द एग्जॉस्ट स्ट्रोक एंड बिगिनिंग ऑफ द इनटेक स्ट्रोक. यहाँ पे आप पिस्टन डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो. और ये तीसरा है फायरिंग ऑर्डर. यानी यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. सो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको ओरली भी समझा दिए और लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है, किस तरीके से लिखना, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दिया. आज आपको नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा मेरा लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे लिखना है. ठीक है, और दूसरा इसके ऊपर रहेगा कितने लॉन्ग क्वेश्चंस है और किस तरीके से हम लिख सकते हैं. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो टेस्ट. थैंक यू.